वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम फिर मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत ही देख रहे थे संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास में भी हम देखे थे दो प्रकार का, एक तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत बोले थे और एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 ईस्वी से जो शुरू हुई थी, 1773 से लेकर 1833 ईस्वी तक को हम देखे थे कि उसमें क्या परिवर्तन किया गया, कौन कौन सा नियम लागू किया गया, कौन कौन सा एक्ट में परिवर्तन किया गया। तो आज फिर उसके बाद जो हम देखेंगे 1853 का अधिनियम, और बताए थे कि इसको एक नोट्स बना करके कि लगातार जब लिखा जाएगा तो इसको सीरियल में कैसे चेंजिंग होते होते भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को देखेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं इसको कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ही भारत का संवैधानिक विकास क्या हुआ था। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि 1853 का अधिनियम, इसमें जो है जीजीसी को समाप्त, जीजीसी का समाप्त मतलब क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल। गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल जो था, जिसको कि 1773 के एक्ट में लाया गया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े थे, उसी में जो है इस पद को लाया गया था। और इस पद का काम क्या था कि कार्यपालिका परिषद की सहायता करना, कानून बनाना और इसकी सहायता करना। लेकिन इस पद को इस एक्ट के तहत क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और उसके जगह पर देखेंगे कि भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल क्या हो गया कि 1833 में पढ़े थे कि भारत का गवर्नर जनरल के बारे में। इसमें दो पढ़ेंगे, विधायिका परिषद और कार्य परिषद, कार्यपालिका परिषद। पहले कार्यपालिका की मदद के लिए अब दो जो है पद आ गया नया, विधायिका परिषद भी होगा। यहाँ भी हम लोग अभी वर्तमान में पढ़ते हैं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो इसमें क्या हो गया कि गवर्नर जनरल की जब बात करेंगे तो सबसे पहले, इससे पहले देखे थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल 1828 से 35 तक था और भारत का पहला गवर्नर जनरल वही बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब जो हो गया इसमें भारत का गवर्नर जनरल हो गया यहाँ पे कि लॉर्ड, इसमें देखेंगे अगला कि लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर योग्यता और समानता के सिद्धांतों को लागू कर दिया गया। इससे पहले पढ़े थे 1833 में पढ़े थे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है लंदन संसद के द्वारा इसको पारित नहीं किया गया इस कानून को। लेकिन इसमें पढ़ेंगे कि 1853 के अधिनियम में के अनुशंसा पर योग्यता और समानता के सिद्धांत को लागू कर दिया गया और भारत ही विश्व का सबसे पहला जो है योग्यता और समानता के आधार पर जो है नौकरी व्यवस्था की बात किया गया। इसके बाद देखेंगे कि चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। चार्ल्स वुड की, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है किसकी अध्यक्षता में, तो चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में। और पीछे भी हम पढ़े थे कब, 1813 ईस्वी में। 1813 ईस्वी में जो है 1 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन उस समय देखे थे कि वो प्राथमिक शिक्षा पर होगी या दूरस्थ शिक्षा पे होगी या फिर किस भाषा में पढ़ाई होगी, इसकी चर्चा नहीं किया गया था। लेकिन इसमें जब बात करेंगे चार्ल्स वुड के बारे में तो इसमें देखेंगे कि शिक्षा की जो बात की गई है उसमें भाषा की भी बात की गई है, उसमें जो है उच्चतम शिक्षा की यानी विश्वविद्यालयी शिक्षा की बात किया गया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें फिर जो है 1858 का अधिनियम देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहला जो है कि 1858 से पहले देखेंगे कि कुछ घटना को कि 1857 की क्रांति हुई थी और क्रांति में जो है धन जन की काफ़ी क्षति हुई थी और वह क्षति के रूप में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी मांग कर दिया था ब्रिटिश क्राउन से। और उसके बाद जो है यहाँ फिर देखते हैं कि ब्रिटिश क्राउन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता को अपने हाथ में ले लेती है और यहाँ से क्या हो गया था, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है जो 1784 में आया था ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये याद है कि 1784 में आया था, इसको भी क्या कर दिया गया, इस पद को समाप्त कर दिया गया। अब जो है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा एक नया पद का सृजन किया गया, भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। तो भारत सचिव जो था यह कार्यकारी परिषद जो बात करेंगे तो यह लंदन संसद में बैठा करता था
और इसकी सहायता के लिए एक भारत परिषद का, किसकी सहायता, भारत सचिव की सहायता के लिए भारत परिषद की स्थापना किया गया और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी, 15 रखी गई। अगला क्या हुआ कि भारत के गवर्नर जनरल अब भारत के वायसराय, यानी भारत के गवर्नर जनरल जो थे अब यहाँ से क्या कहलाएंगे, भारत के वायसराय। और इस समय बात करेंगे कि कौन थे, तो इस समय लॉर्ड कैनिंग। तो यहां से अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम भारत के वायसराय भी कौन बनेंगे, तो लॉर्ड कैनिंग बनेंगे। और इसके बाद जो हम बात करेंगे अगला 1861 विधान परिषद अधिनियम। इसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले देखे थे कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी, प्रशासकीकरण। लेकिन यहाँ बात करेंगे कि इसका जो है विकेंद्रीकरण की शुरुआत किया गया, यानी इसका क्या गया, बंटवारा किया गया, विकेंद्रीकरण किया गया। अब यहाँ देखेंगे कि विधायिका परिषद में भारतीयों को मौका, फर्स्ट बार ऐसा हुआ कि यहीं हम पढ़े कि दो, एक विधायिका परिषद एक कार्यपालिका परिषद। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि इस विधायिका परिषद में जो कभी भी भारतीयों को मौका नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ विधायिका परिषद में भारतीयों को मौका दिया गया। और उस समय की जब बात करेंगे तो 3 पटियाला के राजा, बनारस के राजा और भोपाल के राजा को मनोनीत किया जाता था। तीनों राजा को इसमें मनोनीत किया गया था। अगला जब बात करेंगे कि पोर्टफोलियो व्यवस्था, तो ये पोर्टफोलियो क्या होता है, विभागीकरण। अभी भी वर्तमान में देखते हैं जब सरकार बनती है तो अलग अलग विभाग का, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, विदेश मंत्री, सब अलग अलग विभाग, यही व्यवस्था लागू किया गया था। यह जब पढ़ेंगे कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, तो 1859 में ही पोर्टफोलियो व्यवस्था लाया गया था। लेकिन उस समय वैधानिक इसको मान्यता नहीं मिला था। और वैधानिक मान्यता के द्वारा जब बात करेंगे तो 1861 में जो है विधान परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा इसे भी मान्यता मिल गया। तो यहाँ तो एक देखे पोर्टफोलियो व्यवस्था, विकेंद्रीकरण की शुरुआत। तीसरा जो हो गया कि विधान परिषद में भारतीयों को मौका दिया गया। और यहाँ पे देखे कि नाम में, इसके नाम में परिवर्तन किया गया। भारत सचिव जो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि किस अधिनियम के तहत भारत सचिव का पद सृजन किया गया था, उसके बाद उसकी संख्या कितनी थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्ति किसके तहत हुआ, तो इसमें ये देखें। फिर अगला इसमें एक चीज और ध्यान देंगे कि 1853 तक तो हम देख रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। लेकिन 1853 के बाद जब 1858 में आते हैं तो यहाँ से जो अब आगे पढ़ेंगे तो यहाँ से पढ़ेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भी जो है अधिनियम आया है उसके बारे में हम देखेंगे। तो फिर जो है अगला 1892 का विधान परिषद अधिनियम, तो यहाँ से पीछे से ही देख रहे हैं कि अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया है। तो इसमें क्या होगा कि समय समय पर परिवर्तन, और यही परिवर्तन होते होते जो है देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 भी आएगा, उसके बाद 1947 भी आएगा। और यही सब जो है चूँकि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तक की चर्चा आ गई है, भारतीयों को अब प्रतिनिधित्व मिलना शुरू हो गया है और प्रत्यक्ष मतदान की बात किया जा रहा है। तो इसमें देखेंगे कि मनोनीत सदस्य को मनोनीत भी किया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो यहाँ पर देखते हैं कि 1892 का अधिनियम, इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। अप्रत्यक्ष क्या होता है कि आम जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है और आम जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि के माध्यम से जो है संसद में जो प्रतिनिधि चुना जाता है, जैसे बात करते हैं प्रधानमंत्री का या फिर राष्ट्रपति का, तो ये सब जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रधानमंत्री का तो नहीं होता है। अगला देखेंगे कि भारतीय सदस्य को प्रश्न पूछने, यहाँ से एक और अधिकार मिला है, क्या, प्रश्न पूछने तथा बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिल गया है। भारतीयों को जो है अब बजट पे चर्चा भी कर सकता है, प्रश्न भी पूछ सकता है। लेकिन यहाँ देखेंगे कि अतिरिक्त प्रश्न पूछने का अभी भी अधिकार नहीं मिला है और बजट पर जो है मतदान करने का भी अधिकार अभी से नहीं मिला है। फिर उसके बाद जो हम देखेंगे कि 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, यहाँ तो नाम में ही दिया हुआ है क्या, सुधार अधिनियम। तो यहाँ पर देखेंगे कि भारतीयों को देखे थे पीछे विधायिका परिषद में,
यहाँ तो दे दिया गया था उसका स्थान विधायिका परिषद में। और यहाँ से जब बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कि कार्यपालिका परिषद में भी प्रतिनिधित्व देने की बात किया गया। किसमें? कार्यपालिका परिषद में। और बात जब करेंगे भारत के सबसे पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और वो भी कहाँ से? बिहार से, जिन्हें जो है कार्यपालिका परिषद में प्रतिनिधित्व मिला था। जब इनके बारे में देखेंगे तो यह तो लंदन में भी उनके संसद में भी, ब्रिटेन में उनके संसद में भी ये सदस्य थे। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इस एक्ट में देखेंगे कि अतिरिक्त प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार, जो कि यहाँ बात कर रहे थे कि अतिरिक्त प्रश्न पूछने का और मतदान देने का अधिकार नहीं मिला था। और 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में प्रश्न पूछने और बजट पे मतदान करने का भी इसे अधिकार मिल गया। और एक सबसे बड़ी बात देखेंगे जो बार बार क्वेश्चन किया जाता है कि इसमें देखेंगे कि मुसलमानों को, जमींदारों को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पृथक निर्वाचक मंडल का लाभ मिला। पृथक निर्वाचन, अलग से उसका निर्वाचन होगा, उनके समुदाय के द्वारा उनके प्रतिनिधि को चुना जाएगा। और यही जो बार बार बात करते हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, इसी को बोला जाता है कि मुसलमान के लिए मुसलमान अलग वोट गिराएगा, उसके लिए अलग सदस्य क्या होगा? चुनाव होगा। और अगर बात करेंगे, अगर इतिहास को हम देखेंगे तो यही देखेंगे कि भारत का जो बंटवारा हुआ, सांप्रदायिकता का जो इतना मुद्दा बना है, वो यहीं से शुरू हो गया है। यानी भारत के बंटवारा की बात करेंगे तो बंटवारा का बीज जो है यहीं बोया गया था। यहीं से सांप्रदायिकता के अधिक, जमींदार अपना चुन सकता है अलग, मुसलमान अपना, जो उसके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य जो हैं वो अलग चुन सकते हैं। ये अधिकार मिला था किस एक्ट के तहत? 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत ही यह मिला था। और इसमें एक वीडियो और देखेंगे, 19 को देखेंगे, 35 को देखेंगे और 1947 के अधिनियम को देखेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास जो है किस तरह अपने स्तर पर जा रहा है, किस तरह परिवर्तन किया जा रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। धन्यवाद।